दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 32 पेशकश मेरे कारवां। तुम चाहो तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लो, वो गग्याहट से मुशाबा आवाज में बोला। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, चाबी वाकई चौधरी साहब के पास है। हमें सिर्फ उस कमरे की निगरानी का हुक्म है। मैं तो उस कमरे के दरवाजे को छू भी नहीं सकता, बल्कि हमें से कोई भी इस कमरे के दरवाजे को नहीं छू सकता। चौधरी साहब ने सख्ती से मना कर रखा है, इसलिए थोड़ा फासला रखकर हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उसकी बात मेरी समझ में ना आई। मैंने कहा, इस ममानियत की वजह क्या है? क्या इस कमरे के दरवाजे के साथ कोई महसूस किस्म का बम मुस्लिक है जिसे छूते ही ब्लास्ट हो जाएगा? पता नहीं, हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। वो सहमी हुई आवाज से बोला, हम चौधरी साहब से किसी किस्म का सवाल नहीं कर सकते, बस गर्दन झुकाकर उनका हुक्म सुनते हैं और उस हुक्म की तामील करते हैं। मैंने बम और ब्लास्टिंग की बात हाँ ही कर दी थी। दरअसल सलीम की बात ने मुझे झंझला दिया था। भला ये क्या बात हुई कि दरवाजे को छूना तक नहीं? इस मामले की वजाहत तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी दिलदार ही कर सकता था। मैंने सलीम नामी इस मुसल्ला मुहाफिज को, जो कि अब गैर मुसल्ला हो चुका था, उसे अलविदाई अंदाज में कहा, तुमने मेरे साथ भरपूर तावन किया है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें जान से नहीं गुजारा, अलबत्ता 2-3 घंटों के लिए तुम्हारा नाता इस दुनिया से कट जाएगा। फिर इससे पहले कि कोई सवाल करता, मैंने बड़ी ही सूरत के साथ उसे भी उसी सलूक का मुस्तहिक ठहराया जो सलूक में उसके साथी परवेज के साथ कर चुका था। अगले ही लम्हे उसने नींद के बारे किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह गर्दन एक तरफ डाल दी। मैं एक झटके से उठा और उसकी पुश से उतरा। अब मेरा रास्ता साफ हो चुका था। बलाई मंजर पर मेरे और साहिल के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। सलीम और परवेज को सरेदस्त मौजूदात में शुमार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें किसी बात की मुतलिक खबर नहीं थी कि वो इस वक्त कहाँ हैं, और जहां भी हैं वहां मजीद कितनी देर तक रहेंगे। इस एहसास ने मेरी धड़कन को बेतरह बढ़ा दिया था। अब मेरे और साहिल के दरमियान कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर जाना था और अपनी साहिल से जा लगना था। एक सबर आजमा इंतजार और जबरदस्त मारा मारी के बाद वो लम्हात गिरफ्त में आए थे। उस वक्त मेरा दिल शोरीदा सर जज्बात से लरज रहा था। मैं अपनी कैफियत की हकीकत को बयान करने से कासिर हूँ। शायद कोई भी इन लम्हात को तफसील से बयान नहीं कर सकता। मेरा पूरा वजूद सिमट कर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसकी मौजों में बड़ी ही तड़प थी। ये मौतें बड़ी शिद्दत से अपने साहिल तक पहुंचना चाहती थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था मुझसे पहले मेरा दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बंद कमरे के अंदर पहुंच जाएगा। मैंने कार्रवाई ज़्यादा कमरे को छोड़ने से पहले सलीम और परवेज की क्लाशनकोव्स को अपने कब्जे में किया। इन गंदों के साथ मजबूत बेल्ट भी मुंसलिक थे और इन्हें बासानी शोल्डर के साथ लटकाया जा सकता था। मैंने प्राइमरी स्कूल के किसी बच्चे की तरह एक क्लाशनकोव के बेल्ट को अपनी गर्दन से गुजारा और उसे कंधे पर संभाल लिया। दूसरी गन मैंने हाथ में ले ली। वो दोनों नई नकोर और पूरी तरह लोडेड खतरनाक गन्ने थी, जिनकी जरूरत किसी भी मौके पर पेश आ सकती थी। मैं नहीं जानता था साहिल किस हाल में होगी। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक उसे बेहोशी की हालत में रखावाली से लाहौर पहुंचाया गया था। पता नहीं किसी हाँ बाबर दवा का असर था या खुदा न खास्ता वो बीमार थी। बहरहाल वापसी के रास्ते में किसी भी संगीन तरीन सूरत हाल से सामना हो सकता था। मैंने कमरे से बाहर आकर राहदारी में दोनों जानब मुहतात नजर से देखा और अपने मतलूबा दरवाजे की जाने बढ़ गया। ज़ेरी मंजिल से किसी किस्म की आवाज नहीं उभर रही थी, जिसका मतलब था कि वहां लोग पुरसकून और आराम से थे। उन्हें ये इत्मीनान था कि वो वजदान को पसपा करने में कामयाब रहे हैं और अब फिक्रमंदी या खतरे वाली कोई बात नहीं थी। वैसे भी मंशा अपने 3 हवारियों के साथ वजदान के ताक़ुब में गया था। वो हाली हाथ या नाकामयाब होना बर्दाश्त न करता, चाहे उसके लिए से पूरी रात कोठी से बाहर काली बिताना पड़ती। मंशा मेरी तरफ से बहुत ही उदार खाए बैठा था, जिसकी वजह से चौधरी दिलदार की नजर में उसकी साबिक पोजीशन मुतासर हो रही थी। वो अपनी सफाई में किसी भी हद से गुजर सकता था। इस बात की उम्मीद कम ही थी कि आज की रात उस कोठी में कोई सो सके। मेरी दहशत से वो इनकार न कर सकते थे और खास तौर पर नकली वजदान ने वहां एंट्री देकर सूरत हाल को बहुत ही सनसनीखेज बना दिया था। जब तक मंशा और उसके साथ जाने वाले वापस ना आ जाते या उनकी तरफ से कोई खैर खबर यहाँ वसूल न हो जाती, कोठी के मकीन चौधरी दिलदार एंड कंपनी आंख नहीं लगा सकते थे। और वैसे भी इन लोगों ने जागने और जगाने का बंदोबस्त कर रखा था। 2 पेशावर औरतें वहां नींद पूरी तो नहीं करने आई थी। मेरी इस तवील दास्तान को पढ़ने वाले चंद क़ारीन का ख्याल है कि बाज़ औक़ात में किसी वाक़े की तफसील में बहुत दूर तक चला जाता हूँ, जिसे बोझलपन का एहसास होता है।
ये शिकायत अगरचे दुरुस्त है, लेकिन बयान करदा तफसील का ताल्लुक मेरी सोच ही से है, ना कि हालिया मंजर की जुज़ुयात से। इंसानी दिमाग सोचने की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा सकता। एक लम्हे में जाने कितने वाकयात दिमाग से स्क्रीन पर जल बुझकर आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल राहदारी की सूरत हाल से मुतमिन होने के बाद मैंने बंद दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि बंद दरवाजा खोलने या खुलवाने का फैसला होता, लेकिन मैंने जैसे ही हैंडल के लट्टू पर हाथ रखा और उसे घुमाने की कोशिश की, एक तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरी राहदारी में एक महसूस किस्म के सायरन गूंजने लगे। सायरन का अंदाज ऐसा था जैसे कोठी के मकीनों को किसी खतरे से आगाह किया जा रहा हो। आम तौर पर एंटी बर्गलरी सायरन इसी अंदाज में शोर मचाते हैं। मैं इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से बौखला गया। ये मुमकिन नहीं था कि इस सायरन की आवाज चौधरी दिलदार और दीगर अफराद तक न पहुंचे। ये सायरन तो उसी आगाही के मकसद से ही नस्ब किए गए थे। दरवाजे के हैंडल के साथ ऐसी कोई कारीगरी की गई थी कि चौधरी दिलदार के अलावा अगर कोई शख्स इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो फौरन ही पकड़ में आ जाता। शायद इसलिए उस मुतय्यन गार्ड को उसने दरवाजा छूने से मना किया था। वो दोनों इस दरवाजे की हकीकत से ना वाकिफ थे, या ये भी हो सकता था कि सलीम को इस सायरन को अच्छी तरह खबर हो और उसने मुझे ट्रैप करने के लिए ये नुक्ता मुझसे छुपा लिया हो। बहरहाल साहिल को बड़े ही इंतजामी अंदाज में इस कमरे में बंद किया गया था। वो लोग साहिल की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। जो लम्हा मैंने बौखलाने में सरफ किया, उसके एहतमाम पर जेरी मंजिल बेदार हो गई थी और भागते हुए कदमों की आवाजें आने लगी। वो आवाजें बदतरीज बलाई मंजिल की तरफ आ रही थी। अब तक सब ठीक था, मगर उस बदमाश सायरन ने बिल्कुल आखिरी मरहले पर गड़बड़ कर दी थी, और गड़बड़ भी ऐसी की थी जिसकी गूंज पूरी कोठी में सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुंच पाते, मैंने जबरदस्ती कमरे में घुसने का फैसला कर लिया। ये फैसला सेकंड्स के 1000वें हिस्से का करिश्मा था। मैंने हाथ में दबी हुई क्लाशनकोव को भी गर्दन पर से गुजार कर गले में लटकाया, फिर एक तवील सांस खींची और ची की कुव्वत को अपने हाथों में मरकूज किया। फिर मैंने दरवाजे के हैंडल के नजदीक ही एक झटके से सांस छोड़ते हुए डबल पुश आजमाया। मेरी हथेलियों की मरबूत ठोकर में इस बला की कुव्वत पोशीदा थी कि दरवाजे का लॉक आने वाहद में टूट गया। उसके साथ ही फ्लश डोर का सिंगल पट इस तरह खुला जैसे किसी खौफनाक समुद्री तूफान की जद में आए हुए बहरी जहाज का कोई तख्ता जुदा होता है। मैं लपक कर दरवाजे के अंदर पहुंचा और बड़ी सुरत से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। दरवाजे की पुष्ट पर एक मजबूत कुंडी नस्ब थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को बोलट कर दिया। उस वक्त बाहर से धड़ाधड़ दरवाजा पीटा जाने लगा। अब वो लोग दरवाजा तोड़े बगैर अंदर नहीं आ सकते थे। अगर वो वाकई ऐसा कर गुजरते तो मैं उन्हें भून कर रख देता। मेरे बदन पर 2 भरी हुई हलाकतें क्लाशनकोफे बमा तमगू के सजी हुई थी, जिनके इस्तेमाल में मैं किसी किस्म की मसलहत या दरेक का इरादा नहीं रखता था। मैं एक झटके से साहिल की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरी जानी तमन्ना उस कमरे में मौजूद नहीं थी। इलाही, ये क्या माजरा था? मैं इस मायूस कुन सूरत हाल को समझने से कासिर था। मैंने चंद सेकंड के अंदर उस कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कमरा साहिल के वजूद से खाली था। उसके दरो दीवार और उसके अंदर मौजूदात से साहिल की खुशबू नहीं आती थी। ये मुमकिन नहीं था कि उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया हो। वहां छुपने और छुपाने वाला कोई किस्सा ही नहीं था। इसके कमरे के अंदर बराए नाम सामान था। एक स्टैंड पर दीवार के साथ बड़े स्क्रीन वाला टीवी रखा था और उसके सामने वाली दूसरी दीवार के नजदीक एक सोफा सेट नजर आ रहा था, और बस कमरे के अंदर मुनासिब रोशनी का इंतजाम था। इन मुख्तसर तरीन लवाजमात में मैं अपनी साहिल को कहाँ तलाश करता? वो कोई नन्ही सी सुई नहीं थी कि उसे कहीं भी रखकर नजरों से ओझल कर दिया जाता। मेरा दिमाग इस सूरत हाल पर घूम कर रह गया। दूसरे ही लम्हे मुझे महसूस हुआ दरवाजे को पीटना बंद कर दिया गया था। तो क्या वो लोग वापस चले गए थे, या फिर नाकामयाब होकर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और दरवाजे के बाहर ही मौजूद थे? बेमुहार शोर बुलंद करने वाला वो बदमाश सायरन भी अब खामोश हो चुका था। यकीनी तौर पर उसे ऑफ किया गया था। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, स्टैंड पर रखे हुए टीवी का स्क्रीन रोशन हो गया। फिर उस रोशन मुस्ततील पर एक इंसानी चेहरा नमूदार हुआ। वो बड़े ही जाहो जलाल और क्रोफर वाला चेहरा था। क्लोजअप में वो शख्स बड़ा ही बारोब नजर आता था। मैंने इसकी उम्र का अंदाजा 55 के करीब लगाया, और उसके गेटअप और हुलिये को देखकर मेरे जहन में जो नाम चमका वो चौधरी दिलदार का था। बादशाह उसकी तस्दीक भी हो गई। चौधरी दिलदार बड़ी हद तक इंडियन फिल्मों के एक मारूफ विलन से मुशाबा था। मैं यकटुक उसे देखे चला जा रहा था कि वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया कि मैं इस वक्त कहीं बैठा वो मुझे देख रहा है, और मेरी हैरत अमेज झंझलाहट से महफूज भी हो रहा था। अचानक उसने मुझे मुहातब किया, वेलकम मिस्टर वजदान। उसके लबो लहजे से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई रवायती किस्म का अनपढ़ और जाहिल चौधरी नहीं जो सिर्फ जुल्म करना जानता है, बल्कि वो मुझे तालीम याफ्ता महसूस हुआ।
वो कह रहा था, इस तरह चूहेदान में फंसने पर तुम्हें अफसोस तो हो रहा होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। शिकार और शिकारी का खेल ऐसे ही तमाशे दिखाता है। वो एक लम्हे को रुका, फिर सुलगाने वाले अंदाज से बोला, 1.5-2 घंटे पहले तुम झलक दिखलाकर गायब हो चुके थे। उसका इशारा यकीनन नकली वजदान की तरफ था। मैं तो समझा कि तुम अब इधर का रुख नहीं करोगे और इसलिए मैंने तुम्हारी तलाश में अपने बंदे भी दौड़ा दिए। लेकिन भाई, वो जुमला अधूरा छोड़कर सताशी नजर से मुझे देखने लगा। तुम बड़े जीदार किस्म के बंदे हो। तुमने बड़ी ही जीदारी का मुजाहरा किया। मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरे 2 मुसल्ला गार्ड को तुमने पहले बेहोश कर दिया और इस कमरे में पहुंच गए। चौधरी दिलदार, तुम जैसे बहादुर दुश्मन से मिलकर खुश हुआ। हालांकि इस वाक़े से पहले मेरा ख्याल था कि तुम बहुत ही बुज़दिल और डरपोक हो, मगर भाई तुम तो बहुत ही दलेर इंसान हो। वो जरा देर को चुप हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए चारा ही इतना जबरदस्त ढूंढा था कि तुम उसकी बू सूंघते हुए 1-2 मरतबा की तो क्या 1000 दफा इधर ही आते। चारे से उसकी मुराद साहिल थी। उसे साहिल के लिए इस किस्म का घटिया तशबीह से मैं सुलग उठा। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, चौधरी दिलदार, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी हो तो मुझे बताओ, मेरी साहिल को तुमने कहाँ छुपा रखा है। गुस्से के बहुत तेज और जुबान दराज भी हो, वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, दुश्मन जीदार हो और गुस्सा भी हो तो उससे 2 हाथ करने में बड़ा ही मजा आता है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे हाथ पर बड़े ही तसल्ली अमेज अंदाज में तोड़ूंगा। वो यकीनन मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और मेरे चेहरे के तासुरात को भी बाखूबी मुलाहिजा कर रहा था। मुझे कभी उम्मीद थी कि उस वक्त कबीर शाह और फैसल भी उसके आसपास मौजूद होंगे और मुझे किसी टीवी स्क्रीन पर झंझलाते हुए देख रहे होंगे। मैं जिस कमरे में खड़ा था उसे क्लोज सर्किट टीवी निजाम की बदौलत कहीं और देखा जा रहा था। चौधरी दिलदार ने इस कमरे को चूहेदान का नाम दिया था। इसका यही मतलब था। वो कमरा खास तौर पर उसने इसी मकसद के लिए तैयार किया था। चौधरी दिलदार ने शायद मेरे ख्यालात पढ़ लिए और मालूमात अफजा लहजे में बोला, मैंने ये कमरा अपने दुश्मनों की बेखबरी में उन्हें वॉच करने के लिए खसूसी तौर पर सेट करवाया है और बवक्ते जरूरत मैं उनसे राब्ता भी कर लेता हूँ, जैसा कि इस वक्त तुमसे बात हो रही है। अगर मैं खुद को तुम पर जाहिर न करना चाहता तो टीवी स्क्रीन रोशन न होती और तुम इसे कोई खराब टीवी समझकर नजरअंदाज कर देते, मगर मैं तुम्हारी हरकत और सिकनात को नोटिस करता रहता। इस कमरे और कमरे में मौजूद हर शय को देखने के लिए मैंने 4 मुख्तलिफ मकामात पर अपनी आंखें नस्ब करवा रखी हैं। मेरी मर्जी के मुताबिक वहाँ की तफसील मुझे दिखाई जाती है। वो इस कमरे में मौजूद टेली कैमरास का जिक्र कर रहा था, जिनकी बदौलत यहाँ मौजूद हर शय को वो बगौर देख रहा था। मैंने एक बहुत बड़े टेली कम्युनिकेशन मास्टर की खिदमत हासिल करके ये निजाम नस्ब करवाया है। मगर ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रहे हो, मैंने चिढ़कर कहा। मैं शॉर्टकट टीवी निजाम और उसकी कारकर्दगी से वाकिफ हूँ। मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला, फर्क इतना है कि आज से पहले मैं अपने शिकार को खुद उसके कमरे में वहां लेकर जाता था, लेकिन आज तुम पहली मर्तबा अज खुद उसमें दाखिल हुए हो। ना सिर्फ दाखिल हुए हो बल्कि तुमने अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया है। मैं चाहूं तो दरवाजे तोड़वा कर कमरे के अंदर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं वहां की तोड़फोड़ का कायल नहीं हूं। तुम्हें उस कमरे से बाहर लाने के लिए मेरे पास 101 तरीके हैं। वो चलने में खामोश रहा, फिर तंबीह करने वाले अंदाज में बोला, एक बात ज़हन में रखना वजदान, अज खुद यहाँ से फरार होने की कोशिश न करना, वरना जान से जाओगे। कमरे के बाहर मैंने मुस्तद गन बरदारों को मुतय्यन कर दिया है और उन्हें हुक्म दिया है वो तुम्हें कमरे से बाहर आता देखते ही गोलियों से उड़ा दें। तुम जानते हो कि ताकतवर लोगों के नमकख्वार कितने फती और मती और फरमाबरदार होते हैं। अपनी तरफ से वो मुझे डराने और दहशतज़दा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस किस्म की गीदड़ बबकियों में आने वाला नहीं था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, चौधरी दिलदार, तुम बहुत ही जलील और घटिया इंसान हो। तुम खुद को ताकतवर कहते हो और मुझे बहादुर दुश्मन मानकर 2 हाथ करने की बात करते हो और किसी पर्दा नशीन बेवा की तरह 7 पर्दों में छुप कर बैठे हो। शर्म में डूब मरो, किसी जनहने की औलाद। मैं दानिस्ता उसे बरहम करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे जोर आजमाई का अगर इतना ही शौक है तो सामने आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वजदान किस तूफान का नाम है। हौसला रखो, हौसला, वो फुंकार से मुशाबा लहजे में बोला। मैं तुम्हारी इन गंदी हरकतों से गुस्से में आने वाला नहीं। तुम मुझे ऐसे गुस्सा नहीं दिला सकते। मैं जानता हूं कि छुरी के नीचे आया हुआ शिकार इसी किस्म की ओछी उछल कूद करता है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें हर नौयत की जोर आजमाई का मौका दूंगा।
मुझे इस वक्त दो हस्तियों की फिक्र ने घेर रखा था। अव्वल साहिल कहाँ थी, दोम सदफ क्या कर रही थी। साहिल इस कमरे में नहीं पाएगी तो इसका मतलब यही था कि वो जेरी मंजिल पर कहीं मौजूद थी, और सदफ, उसने भी कोठी में गूंजने वाले खतरनाक सायरन की आवाज तो सुनी होगी और उसके बाद वो वहां आने के लिए मचल रही होगी। ये बात उसे पोशीदा नहीं रही होगी। मुझे हैरत थी कि वो अब तक खामोश क्यों है। इस किस्म की सूरत हाल में तो उसे फौरन मैदान में कूद जाना चाहिए। मैं उसकी तरफ से तशवीश में मुब्तला हो गया था। साहिल के लिए भी मेरी तशवीश अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। इस कोठी के बावर्ची अल्लाह रखा से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक साहिल कोठी के बालाई हिस्से में रखी गई थी। सलीम का भी यही बयान था, लेकिन साहिल इस कमरे में नहीं पाएगी। तो इससे वाज़ेह हो गया कि चौधरी दिलदार बहुत ही गहरा आदमी है। वो बाज हसास और नाजुक मामलात के बारे में अपने करीबी लोगों को भी कुछ नहीं बताता। सलीम और परवेज बड़ी ही तनदही से उस कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे और उस पर मुस्तजाद ये कि उन्हें दरवाजे को छूने से भी मना कर दिया गया था। दर हकीकत इस दरवाजे के हैंडल के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा था जो सायरन को ऑपरेट करता था। ये फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। इस किस्म के खेल तमाशे आम सी बात है। एक मरतबा मुझे फिर यही महसूस हुआ जैसे चौधरी दिलावर मेरी सोच तक पहुंच गया हो। उसने मोतदिल अंदाज में कहा, इस कमरे की मिस्ट्री में उलझने की जरूरत नहीं, आराम से सोफे पर बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। दरअसल वो किसी दूसरे कमरे में बैठा मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था, और चेहरा दिलो दिमाग की किताब कहलाता है। वो मेरी सोच और ख्यालात को नहीं बल्कि मेरे चेहरे को पढ़ रहा था और सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगा रहा था। मैंने खड़े खड़े कमरे का तनकीदी जायजा लिया। टेली कैमरास मुझे कहीं भी नजर ना आए। जाहिर है वो कैमरास उसने ऐसी जगह पर नस्ब नहीं कराए थे कि हर आसो खासो आम की नजर उन पर पड़े। चौधरी दिलदार की आवाज मेरी समाज से टकराई। सलीम और परवेज की हालत तो मेरे इल्म में आ चुकी है। तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी तक मेरे हानसामा अल्लाह रखा का सुराग नहीं मिल सका। उस बेचारे बूढ़े के साथ तुमने क्या सलूक किया? मैंने जहरहन लहजे में कहा, चौधरी तुम अभी तक अपने उस आदमी को भूले बैठे हो जो तुम्हारी कोठी के अकब में निगरानी पर मामूर था। वो वहां गंदी गली में बेहोश पड़ा है। जरा उसकी भी कैफियत मालूम कर लो। मैंने जो कुछ उसके साथ किया है उसी से मिलता जुलता सलूक अल्लाह रखा के साथ भी किया है। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कि अकबी गली में पड़े हुए मेरा निशाना बनने वाले उस शख्स का राज खुल जाने के बाद क्या होगा। मेरी सोच घूम फिर कर फिर साहिल की तरफ आ जाती थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही शानदार सलूक किया जाएगा। चौधरी अपने गुस्से को जब्त करते हुए जहरीले लहजे में बोला, मैं अभी रखवाली में बड़े चौधरी साहब से फोन पर बात करूंगा। तुम्हें कल सुबह यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, हाथ पांव बांध कर किसी एम्बुलेंस में डालकर, और इससे पहले तुम्हें बड़े ही तसल्ली बख्श तरीके से बेहोश किया जाएगा ताकि तुम किसी किस्म की गड़बड़ न फैला सको। चौधरी नवाजिश अली साहब तुमसे बरसों का हिसाब किताब करेंगे। तुम दरअसल उनका शिकार हो, हम तो बहस हांका कर रहे हैं। बात के इख्तिताम पर वो बड़े ही बेहुदा अंदाज में मुस्कुराया। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, तुम्हारा वो बड़ा चौधरी मुझसे हाइफ है। मेरा नाम सुनकर उसका पेशाब हता होता है, इसलिए अपने मोहरों को आगे बढ़ाता है ताकि मैं उससे दूर ही रहूं और उसकी गर्दन महफूज रहे। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा ये शिकवा भी दूर हो जाएगा। वो कमाले जब्त बा अल्फाज दीगर ढठाई का मुजाहरा कर रहा था। फिर बोला, हम खुद तुम्हें चौधरी साहब के पास उनकी खिदमत में पहुंचाएंगे। वैसे अजीब इत्तेफाक है। वो अपने चेहरे पर मकरूह तासरात सजाते हुए बोला, तुम्हारी महबूबा आज सुबह तक चौधरी साहब की तहवील में थी। वो चंद दिन वहां रही और अच्छे दामों निकल गई। भाई ये स्टॉक, और वो भी लाइव स्टॉक का कारोबार बहुत ही मुनाफा बख्श है। 10 करोड़ रुपए को मामूली रकम नहीं होती। तुम भी कुछ दिन उनके गोदाम में रहोगे तो करोड़ों का बिजनेस दे जाओगे। तुम्हारा भी कोई ना कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। जैसे तुम्हारी महबूबा के तलमगार सामने आ गए। वो एक लम्हे को मौकूफ हुआ, मेरे जज्बात को कुन छुरी के हवाले करते हुए बोला, तो चौधरी को मैं मशवरा दूंगा कि वो अपने दुश्मनों को ऐसे ही खत्म ना करे, बल्कि उनके गाहक तलाश करके रकम खरी करें। चौधरी दिलदार ने जितनी बकबक कर ली थी मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसके इशारों को अच्छी तरह समझ रहा था। मेरे अंदेशे 100% दुरुस्त साबित हो रहे थे। चौधरी नवाजिश अली ने मेरे हिस्से की 10 करोड़ रकम हासिल करके साहिल को शोएब गौरी के हवाले कर दिया था और एक नई दोस्ती की दाग बेल भी डाल दी थी। मैंने टीवी की रोशन स्क्रीन पर चौधरी दिलदार के नफरतमेज नजर से घूरा और बड़े ही जारहाना लहजे में दरियाफ्त किया, मेरी साहिल कहाँ है? भाई जब रकम वसूल कर ली जाए तो डिलीवरी भी हो जाती है। वो मेरे जख्मी कलेजे पर नमकपाशी करते हुए बोला, तुम्हारी महबूबा को कराची रवाना कर दिया गया है। ये सारा ड्रामा हमने तुम्हें ट्रैप करने के लिए ही रचाया है और हम अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे। तुम इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। तुम बकवास करते हो रहमो करम के बच्चे। मैंने कहा साहिल कहीं नहीं गई।
वो इसी कोठी में मौजूद है। मैं बहुत जल्द उसे तुम्हारे पंजे से निकाल लूंगा। जज्बात के जोश में मैं हासा आउट हो रहा था। चौधरी दिलदार ने बमें सकेड़ते हुए मुझसे दोबारा दरियाफ्त किया, तुम्हें इस बात का यकीन क्यों है कि साहिल अभी तक इसी कोठी में मौजूद है? इसलिए कि वो तुम्हारी माँ का हसम कबीर शाह इस वक्त तुम्हारे आसपास ही कहीं बैठा है। मेरा दिमाग किसी तंदूर की मानद दहक रहा था। वो किसी हरामी की औलाद मेरी साहिल को रखावाली से लेकर लाहौर पहुंचा है और यहाँ से वही उसे अपने साथ कराची लेकर जाएगा। तुम्हारे बड़े चौधरी का बड़बोला लख्त जिगर फैसल भी उनके साथ ही यहाँ आया है और उनके साथी परवेज को तो मैंने लंबा लटा दिया है। अब तुम्हें मेरे यकीन की वजह समझ आ गई होगी। तुमने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा मालूमात हासिल करनी है। वो मानी हेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन इसमें से बाज मालूमात नाकस और नापुख्ता हैं। सच वही है जो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी महबूबा को आज दिन के वक्त यहाँ से रवाना किया गया है। तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो शुएब गौरी से राब्ता कर लो। तो फिर ये नुत्फा ना तस्दीक कबीर शाह तुम्हारी बगल में बैठा क्या कर रहा है? मैंने हकारत से लबरेज लहजे में कहा। क्या तुमने इसे बगल बच्चा बनाने का फैसला कर लिया है? वो पिचकारने वाले अंदाज में बोला। मैंने कहा ना, तुम्हारे अंदाज और मालूमात बाज मकामात पर बहुत रद्दी हैं। कराची से कल 4 अफराद को यहाँ लाया गया था। कबीर शाह ने रखावाली और लाहौर के दरमियान माल की तरसील करना थी। बाकी 2 अफराद ने माल को लाहौर से कराची लेकर जाना था। कराची की तेज रफ्तार जिंदगी का मारा हुआ शाहजी कुछ अरसा यहाँ क्याम करके अपने असाब को सुकून पहुंचाना चाहता है। बस इतनी सी बात है। मैं समझ गया वो मुझे सीधी बात कभी नहीं बताएगा और मैं उसकी फराहम करदा मालूमात पर यकीन नहीं कर सकता था। उसी लम्हे मेरे दिमाग ने फैसला कर लिया कि जैसे भी मुमकिन हो मुझे चौधरी दिलदार से सब कुछ उगलवाना था और उसका पहला जरिया ये है कि हमारे दरमियान टेली कम्युनिकेशन का सिलसिला मौकूफ हो जाता। मैं फौरी तौर पर इन टेली कैमरास को तलाश नहीं कर सकता था जिनकी वजह से वो इस कमरे को किसी दूसरी जगह पर नशर किया जा रहा था। बहरहाल ये मेरे इख्तियार में था कि इस कमरे में घुप अंधेरा करके कैमरास की आंखों को फोड़ दूं। दुनिया की कोई भी आंख हो वो देखने के लिए रोशनी की मोहताज होती है। अगर इस कमरे की लाइट बुझा देता तो चौधरी दिलदार बेबसी के आलम में डूब जाता। ये सोचते ही मैंने हवा में परवाज की और रोशनी तक पहुंच गया। उस लाइट का बटन कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने एक जोरदार झांप पर रसीद करके उसे फारिग कर दिया। उसके साथ ही चौधरी दिलदार के 14 तबक भी गुल हो गए। वो घबराए हुए लहजे में बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ का सर कर रहा हूँ। मैंने टीवी स्क्रीन पर मौजूद उसके फिरौनी चेहरे पर थूकते हुए कहा। कमरे में जुज़वी तारीकी छाने के बाद वो मुझे वाज़े तौर पर नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उसकी मनहूस सूरत देख रहा था। वो धमकी में इस लहजे में बोला, तुम बहुत बुरा कर रहे हो वजदान। इस बुराई में कुछ और भी शामिल कर लो। मैंने मजाक उड़ाने वाला अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। फिर इससे कबल कि वो कोई और बकवास करता, मैं अपनी जगह से एक लंबा स्टेप लिया और मेरी तूफानी साइड किक ने टीवी के रोशन स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। मेरी किक में लामहदूद गम और गुस्सा भी शामिल था और मैंने वो किक हकीकतन चौधरी दिलदार के हबीस चेहरे पर रसीद की थी। चनाके की तेज आवाज के साथ कमरा गहरी तारीकी में डूब गया। ये वही खिड़की थी जिससे थोड़ी देर पहले मैं कमरे में दाखिल होना चाहता था, लेकिन इस खिड़की ने मुझे कमरे में आने से रोक दिया था। इसका सबब ये था कि खिड़की अंदर से बंद थी और मैं बाहर से अंदर दाखिल होने की कोशिश में था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। मैं कमरे के अंदर बंद था और बासानी खिड़की खोलकर बाहर जा सकता था। बाहर जाने के लिए तो मैं कमरे का दरवाजा भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस दरवाजे की दूसरी तरफ मौत अपनी खौफनाक जबड़े खोले मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, मौत को हलाकत में डालना बेवकूफी होती। 2 भरी क्लाशनकोव्स पर मेरा कब्जा था, लेकिन अगर फेस टू फेस गन्स के दहाने खुल जाते तो दोनों पार्टीज को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। मैं इस कमरे में ज्यादा देर रुककर अपने लिए कोई नई मुसीबत नहीं मोल ले सकता था। इसी सूरत हाल में वो तारीक कमरा मेरे लिए वाकई एक चूहेदान साबित होता। मैंने अंधेरे में अंदाजे की उंगली पकड़ी और सुबह कदमी से उस दीवार की तरफ बढ़ गया जिसमें मज़कूरा खिड़की मौजूद थी। मुझे इस काम में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि रोशन कमरे में मैंने खिड़की की लोकेशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं वो खिड़की खोलने में कामयाब हो गया। छत के ऊपर से लटक कर मैं ये अंदाजा कर चुका था कि खिड़की और छत की मुंडेर में सिर्फ 4 फुट का फासला था। मैंने खिड़की का सिर्फ एक पट वाक किया और अपने बदन को बड़ी महारत से खुली हुई खिड़की में से गुजार कर खड़ा हो गया। अब मैं इमारत से बाहर था। उस वक्त मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं छत की मुंडेर पकड़कर ऊपर पहुंच जाता या फिर नीचे कूदकर टेरेस तक रसाई हासिल कर लेता। मैंने दूसरी राह को अपनाने का फैसला कर लिया। मैंने खिड़की के खुले हुए पट में बैठ गया। फिर फ्रेम पर हाथ जमाकर मैंने अपने जिस्म को नीचे गिरा दिया और इस तरह खिड़की में लटकते हुए टेरेस
मेरे कदमों के बीच में बहुत कम फासला रह गया था। 6 फुट से निकलता हुआ तो मेरा कद था और फिर लटकते वक्त मेरे बाजू की लंबाई भी इसमें शामिल हो गई थी। इससे पहले कि मुझ पर किसी की नजर पड़ती मैं बासानी टेरेस पर पहुंच गया। उसी लम्हे मुझे कोठी के अगबी हिस्से में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। पाए बाग की तरफ से कुछ इस किस्म की आवाजें उभरी जैसे 2 अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हों। सदफ को मैं मोटर्स वाले एक शेड के नीचे छोड़कर आया था और वो शेड उसी पाए बाग में था। लगता था कि एक तवील इंतजार के बाद वो शेर की बच्ची मैदाने हर वो जरब में उतर आई थी। इस कोठी में लड़ाई बढ़ाई के माहिर शैतान सिर्फ इंसानों की कमी नहीं थी। सदफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मैं तेज कदमों से दौड़ते हुए सदफ की जाने बढ़ा। टेरेस हासा वसी और रीस था और बालाई मंजिल और जेरी मंजिल से मिलाने वाला जीना भी उसी तरफ खुलता था। आंख मचोली का वक्त गुजर चुका था, लिहाजा मैंने नीचे जाने के लिए जीने की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक क्लाशनकोफ को मैंने तैयार हालत में अपने हाथों में कर लिया था। मैं जैसे ही जीने के करीब पहुंचा 2 अफराद से सामना हो गया। वो दोनों मुलाजिम सूरत और मुसल्ला थे। सलीम निशादीनी 2 मुहाफिज अफराद का जिक्र किया था। वो दोनों मेरे हाथों दबी क्लाशनकोफ को देखकर ठटक गए। फिर एक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपना बाजू मेरी जानब सीधा किया। उसका अंदाज ऐसा ही था कि वो फौरन मुझे शूट कर देगा, मगर मैंने उसके इरादे को नाकामयाब बना दिया। उसे जैसे ही फायर करना चाहा मैंने एक बैक थ्रो रोल करते हुए धड़ाम से उसे फर्श पर गिरा दिया। गोली मेरे बदन के ऊपर से गुजर गई। मैं जिस अंदाज में चित गिरा था वो यही समझा कि उसने मुझे फड़का दिया। उसके इस ख्याल को तारीकी ने तकवीयत पहुंचाई और बेहोफी में वो मेरे नजदीक आ गया। फिर उसे इस गलती का बड़ा ही भयानक हमेयाजा भुगतना पड़ा। वो मेरे पास आकर मुझे देखने के लिए झुका ही था कि मैं किसी स्प्रिंग की मानिंद अपने जिस्म को टेरेस के फर्श से उठाया और उसके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वो इस सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक चित पड़ा मुर्दा उसके ऊपर से परवाज करते हुए गुजर गया था। बड़े ही सुरत से पलटा और बेतरेक मुझ पर फायरिंग करने के लिए उसने अपनी गन को सीधा किया और फायरिंग शुरू कर दी। इस बेतुकी फायरिंग के लपेट में उसका साथी आ गया। इस बात ने उसे और भी ज्यादा वहशतज़दा कर दिया क्योंकि उसका साथी किसी कटे हुए शतीर की माने जमीन बोस हो गया था। मैंने उसकी वहशत से फायदा उठाया। इससे पहले कि वो मेरी जानिब मुतवज्जा होता मैंने अपने हाथ में मौजूद क्लाशनकोफ का बट उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो इस ज़रब को बर्दाश्त न कर सका। वो अपने सर को थाम कर लड़खड़ा दिया। मैंने उसे एक पुश किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस कार्रवाई में मुश्किल से 20 सेकंड सरफ हुए होंगे। इन दोनों मुहाफिजों की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं जीने की तरफ बढ़ गया। इस मार्के में मैंने दुश्मनों के 2 अफराद को नकारा बना दिया था। ऐन मुमकिन था कि फायरिंग की जद में आने वाला रिवाल्वर बरदार शख्स इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता, उस दुनिया में जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। कोठी की जेरी मंजिल पर हासी अफरा तफरी के आसार महसूस हो रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक वहां सिर्फ चौधरी दिलदार, कबीर शाह, फैसल और 2 पेशावर औरतों के सिवा और कोई नहीं बचा था, या फिर मेरी साथी सदफ थी जो किसी अजीम मार्का अराई में मसरूफ थी। मैंने जेरी मंजिल पर कदम रखा तो औरतों के चीखने की आवाजें मेरी समात तक पहुंची और उसके साथ ही कदमों की चाप भी उभरी। कोई इस समझ आ रहा था कि मैं उछक कर एक सतून की आड़ में पहुंच गया। उसी वक्त फायर की आवाज गूंजी और सतून का प्लास्टर उठखड़ कर मेरे सर पर गिरा। इसका मतलब यही था कि मुझे वहां छुपते हुए देख लिया गया था। ये खतरनाक सूरत हाल थी। मैंने खुद को सतून की आड़ में समेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू कर दिया। इस दौरान में वो लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश करने लगे, जिसके नतीजे में दूसरी तरफ का प्लास्टर भी उठकर मेरे ऊपर गिर पड़ा। और क्योंकि इस वक्त तक मैं मुकम्मल झुक चुका था और मेरे गन बरदार हाथ फर्श के करीब पहुंच चुके थे, फायरिंग करने वाले के जाविये से मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी नई पोजीशन से वाकिफ नहीं था, वरना वो मेरे सर की इतनी बुलंदी पर फायर न दागता। अब मैं सारी उम्र तो सतून की आड़ में छुप कर नहीं बैठ सकता था, इसलिए जवाबी कार्रवाई अब जरूरी हो गई थी। आगे बढ़ने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी था। मैंने उसी झुकी हुई पोजीशन में रहते हुए क्लाशनकोफ की नाल का रुख घुमाया और अपने अकब में एक तवील ब्रस्ट फायर कर दिया। उसी लम्हे फिजा करबनाक चीखों से गूंज उठी। फिर इन चीखों में गालियां भी शामिल हो गई और वो गालियां मेरी तरफ ही इरसाल की जा रही थीं और भेजने वाले की झंझलाहट अमेज आवाज मैंने पहचान ली थी। वो कबीर शाह था जो मेरी फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया था। मैं सतून के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो मुझे कसम पुरसी की हालत में नजर आया। उसका जिस्म का जेरी हिस्सा बुरी तरह जख्मी था और वहां से खून जारी हो चुका था। वो इस नाजुक हालत में फर्श पर पड़ा था। मैंने गन की नाल का रुख उसके सीने की जानिब रखा और लपक कर उसके करीब पहुंच गया।
उसे थोड़े से फासले पर मुझे वो पिस्टल नजर आ गया जिसकी मदद से उसने 2 बार मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैंने मज़कूरा पिस्टल को उठाकर अपने पास रख लिया और कबीर शाह के सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया। वो अजहुद फर्श से उठने की पोजीशन में पहले ही नहीं था। मेरे पांव की दहशत ने उसे मजीद तोड़ दिया, लेकिन उसकी अक्कड़ में कोई खास फर्क न आया। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत की चिंगारियां दिखाई दी। मैंने उसकी मनहूस सूरत पर थूक दिया, फिर जहरीले अंदाज में कहा, कबीर शाह अपने नेब प्राइवेट बाप चौधरी दिलदार के पास चंद दिनों के लिए आराम करने आए थे ना? अब चाहो तो लंबे अरसे के लिए आराम के लिए इधर ही पड़े रहो। तुम 2-4 माह में तो ठीक होने वाले नहीं हो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं कराची पुलिस को तुम्हारे इस सियासी ठिकाने पर भेज दूंगा। वो लोग साउथ वाले छापे के बाद बड़ी शिद्दत से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम्हें बास की ताकत का अंदाजा नहीं वजदान? वो दांतों पर दांत जमाते हुए बोला, तुम किसी भी बिल में छुप जाओ, वो तुम्हें शिकार कर लेगा। मैंने नफरत से उसे घूरा और पूछा, तुम किस बात की बात कर रहे हो? कौन सा बास? शुएब गौरी है, चौधरी दिलदार, या फिर चौधरी नवाजिश अली? उसने जवाब नहीं दिया, बरहमी से बोला, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कबीर शाह, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे काले करतूतों की फहरिस्त तो इतनी तवील है कि इनाम के तौर पर तुम्हें देखते ही गोलियों से छिलनी कर देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह जहन्नम वासिल करूंगा कि तुम जिंदा रहो और स्पुर्दे अजाब रहो। देखने वालों के लिए तुम इबरत का निशाना बन जाओ। फिर मैंने उसके घुटनों और टखनों पर फायरिंग की और उसकी हड्डियों का कुछ उम्र निकाल दिया। कूले के जोड़ के साथ भी मैंने कुछ इसी किस्म का बर्ताव किया। कलाशनकोव का मैगजीन हाली हो गया। मैंने भरी हुई गन अपने हाथ में कर ली और बेकार गन को उतार फेंका। फिर मैं कबीर शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब वो पूरी जिंदगी अपने कदमों पर चलने के काबिल नहीं हो सकता था और ऐन मुमकिन था। हर नौइयत के ऑपरेशंस में नाकामयाब होकर डॉक्टर्स उसकी दोनों टांगे बाकी जिस्म से अलग कर देते। विक्टिम की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स को बाज़ औक़ात ऐसे संगीन फैसले भी करना पड़ते हैं। कबीर शाह दर्द की शिद्दत और वहशत की इंतहा के बायस बेहोश हो चुका था। मैंने उसके सीने पर से अपना पांव हटाया और उसके सर पर एक ठोकर रसीद करते हुए होनहार लहजे में कहा, अगर तुम्हारी समात में जिंदगी की एक भी रमक बाकी है तो सुन लो, और आंखों में एक भी झलक देखने की सकत मौजूद है तो देख लो। मैं यहाँ से जिंदा सलामत जा रहा हूँ। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि सामने से दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरी। मैंने एक झटके से कलाशनकोव उस समर्थ उठा दिया, लेकिन फायरिंग की नौबत नहीं आई। वो 2 औरतें थीं जिनके जिस्म पर नाकाफी लिबास नजर आ रहा था। यूं महसूस होता था उन्होंने हंगामी हालात में खुद को ढांकने की कोशिश की थी। कलाशनकोव की खतरनाक नाल अपनी जानब उठे देखकर वो सहम गई। एक ने दहशत अमीज आवाज में कहा, तुम दोनों जो कोई भी हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें जाने दो। उस पेशावत औरत ने लफ्ज दोनों इस्तेमाल किया। इसका मतलब था वो सदफ की वहां मौजूदगी से आगाह थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, हम दोनों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस मर्तबा दूसरी औरत ने जवाब दिया, तुम्हारी साथी लड़की उस तरफ एक शख्स से मुकाबला कर रही है। हमने यही अंदाजा लगाया है कि तुम दोनों की इस कोठी के मकीनों से कोई जबरदस्ती का मामला है। तुम लोग हमें इस आंख में न झोंको, हमें फौरी तौर पर इस कोठी से निकलना चाहते हैं। उसकी साथी ने भी जाने की बात की थी। मैंने पूछा, तुम दोनों आधी रात को कहाँ जाओगी? हम आधी रात या पूरी रात का हिसाब नहीं करते। वो मानी हेज अंदाज में बोली, सारी रात आना जाना लगा रहता है। वैसे इस वक्त हम सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे। इस हालत में मैंने सर तपा उनका जायजा लिया। ये तुम हम पर छोड़ दो। उसने महसूस अंदाज में आंख दबाई। लिफ्ट देने के लिए कोई न कोई मेहरबान मिल जाएगा। वैसे हमारा अड्डा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अंधेरा गुनाह को जन्म देता है और बुराई की राह हमवार करता है। वो दोनों इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इस कोठी पर रात गुजारने और कुछ पैसे कमाने आई थी। मुझे उनसे और उनके पेशे से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्हें रोकना या किसी भी किस्म का उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना नामुनासिब था। लिहाजा मैंने उन्हें जाने से पहले ये जरूर पूछा, तुम लोगों का मेजबान कहाँ है? उसे चाहिए था तुम्हें छुड़वाने का बंदोबस्त करता। वो तंजिया लहजे में बोली, चौधरी दिलदार इस वक्त अपनी जान छुड़ाने के बंदोबस्त में लगा हुआ है। तुम्हारी साथी ने चौधरी और उसके नौजवान मेहमान को तिगनी का नाच नचा रखा है। दूसरी ने कहा, जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है या फिर अपने प्यारों के बारे में। हम ना तो चौधरी के अपने हैं और ना ही उसके प्यारे। मैंने उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी। उनकी बातों से जाहिर होता था सदफ चौधरी और फैसल से नबुर्द आजमा थी। अब वैसे भी वही दोनों इस कोठी में बाकी बचे थे। कबीर शाह तो आलमी हवा से हाथ से फासले पर जा चुका था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।